You are able to see the screen now? Are you able to see the screen in your phone? Yes, sir. Okay. ओके पीडीएफ वाला पार्ट दिख रहा है आपको? आपके स्क्रीन में पीडीएफ वाला पार्ट दिख रहा है ना? Yes, sir. ठीक है. नाउ द फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. देखो, दिस इज द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जिस तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा. देखो, आई हैव टेकन एग्जांपल. For an internal combustion engine to move a vehicle down the road, it must convert the energy stored in the fuel into mechanical energy to drive the wheels. In your car, the distributor and battery provide this starting energy by creating an electrical spark, which helps in combustion of fuels like gasoline. Below is the reaction depicting complete combustion of gasoline in full supply of air. तो ये वाला एक रिएक्शन यहाँ पे दिया है. Twice C8H18 plus 25O2 16X plus Y. Now, which of the following are the products obtained from the reaction mentioned in the above case? तो बेसिकली यहाँ पे जब कोई कंबशन रिएक्शन होता है, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड. तो दिस इज द केस व्हिच हैज बीन गिवन हियर. इसके ऊपर में दीज आर द क्वेश्चंस. प्रोडक्ट एक्स एंड वाई का आप लोगों को यहाँ पे नाम लिखना है. तो जैसे कि दिया हुआ है CO2 एंड वाटर. नीचे देखो एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये दिया हुआ है. समझ में आया? समझ में आया आपको? आप लोग म्यूट ऑन करके बात करो, बिकॉज मैं टीच मीन के स्क्रीन पे नहीं हूं, तो मुझे समझ में नहीं आएगा यस या नो लिखने से. समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके. दिस इज द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड. ये आ गया. नाउ एक चीज है यहाँ पे देखो, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस. मतलब आपका 5 ऑप्शंस यहाँ पे दिया है. 5 क्वेश्चंस आर देयर और इन्हीं 5 क्वेश्चंस में से आपको एनी 4 करना है. देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हो गया. सपोज इसको आपने अटेम्प्ट किया. फिर इसके बाद आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फ्यूल. कंबशन ऑफ फ्यूल के टाइम में कौन सा रिएक्शन हो रहा है आपको सिलेक्ट करना है. तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, इट विल बी ऑक्सीडेशन और हीट निकलता है. जब गाड़ी चलता है तब हीट निकलता है, दो इट विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो आपको ऐसा नहीं है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ आपके बुक से आ सकता है, अप्लाइड क्वेश्चन विल कम. जैसे कि ये वाला जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, जो भी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, इनके ऊपर में अप्लाइड क्वेश्चन है. तो आपको पूरी तरीके से एनसीईआरटी और उसका जो कॉन्सेप्ट वगैरह है, जिस कोई भी टॉपिक से, इसको आपको पूरी तरीके से समझना पड़ेगा, तभी जाके आप आंसर कर पाओगे. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फ्यूल. तो कंबशन ऑफ फ्यूल के दौरान आप लोगों को ऑक्सीडेशन, ऑब्वियसली बिकॉज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, और उसके साथ में एक्सोथर्मिक रिएक्शन.
समझ में आया यहां तक आपको? यस सर। ओके फाइन। अभी चलते हैं, देखो थर्ड ऑप्शन। यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, मैं जस्ट आपको इसका जो एक क्या हुआ मैप, द मैप रिगार्डिंग योर टर्म 1 क्वेश्चंस आई एम गिविंग। देखो फिर से, ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन इवोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर सिमिलर टू कंबशन ऑफ फ्यूल। कंबशन ऑफ फ्यूल किस तरीके का रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी के आधार पे आई हैव टू टेल जे कौन सा प्रोसेस यहाँ पे कंबशन ऑफ फ्यूल के साथ सिमिलर है। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन द ह्यूमन बॉडी, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां से आपका ए में है 2 and 3, बी में है 1 and 2, सी में है आपका 3 and 4, डी में है आपका 2 and 1। तो उसमें से कौन सा राइट ऑप्शन आपको चूज करना है? तो आपका रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, यह वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इसको आप ऐसा नहीं है कि जो केस स्टडी दिया रहेगा, जो पैराग्राफ दिया रहेगा, उसमें से आपको आंसर मिल जाएगा। यू हैव टू अप्लाई इट, अप्लाइड क्वेश्चंस, देन ओनली यू विल बी एबल टू। तो उसी को मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ के पूरा का पूरा टॉपिक्स के बारे में फुल नॉलेज रखना पड़ेगा। अच्छा, फिर देखो आपका ये नंबर 3 ऑप्शन आ गया। देखो फिर से 4 नंबर ऑप्शन। ए स्टूडेंट व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड ऑब्जर्व दैट ए क्लाउड ऑफ ब्लैक स्मोक बेल्स्ड आउट मतलब निकल रहा है फ्रॉम द एग्जॉस्ट स्टैक ऑफ मूविंग ट्रक्स ऑन द रोड। चूज द करेक्ट रीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक स्मोक। ये जो ब्लैक स्मोक निकलता है गाड़ी के पीछे एग्जॉस्ट से, इसका कारण क्या है? लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर लीड्स टू इनकम्प्लीट कंबशन, रिच सप्लाई ऑफ एयर लीड्स टू कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, रिच सप्लाई ऑफ एयर लीड्स टू ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर लीड्स टू कंप्लीट कंबशन। कहीं पे भी अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर रहेगा, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर आपका रहेगा, ये बात आप समझ लेना कि अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर रहता है, कंप्लीट कंबशन जब होगा, देन इट विल बी सी। एक सेकेंड, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके CO2 बनेगा। आपको नजर आ रहा है जो रिएक्शन में एक स्क्रीन पे लिख रहा हूं? Yes, sir. दिस इज कंप्लीट कंबशन। अगर मैं इनकम्प्लीट कंबशन का बात करूं, देन इट विल रिलीज कार्बन मोनोक्साइड, इट विल रिलीज कार्बन मोनोक्साइड। सो यहां पे जो हमारा आंसर है ये रहेगा कि इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के वजह से लीड्स टू इनकम्प्लीट कंबशन, जिसके वजह से हम लोग यहाँ पे जो पार्ट है नंबर ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Although nitrogen is the most abundant gas in the atmosphere, it does not combustion नहीं होगा, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है सब। It does not react with oxygen. Identify the correct reason. Nitrogen is a reactive gas, nitrogen is an inert gas, nitrogen is an explosive gas. Only hydrocarbons can take part in combustion. So nitrogen is an inert gas because nitrogen gas दो एटम्स, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन जो रहेगा आपस में उस तरीके से इतना स्ट्रॉन्ग रहता है वो कि इनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। सो दिस इज द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। आपको एक केस स्टडी दिया रहेगा, छोटा सा पैराग्राफ, और उसके ऊपर में आपको 5 क्वेश्चंस उसमें दिया रहेगा। 5 में से आपको एनी 4 क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर। समझ में आया? समझ में आया Yes, आपको? sir. ठीक है, दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे देखो दूसरा एक एग्जांपल है।
ये भी चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली ये वाला चैप्टर 1 से है. The physical states of the reactants and products can be represented by using the symbols S for solids, L for liquid, G for gases, AQ for aqueous solution along with their respective formula. The word aqueous is written if the reactant or product is present as a solution in water. Precipitate can also be represented by using an arrow pointing downwards instead of using symbol S. In the same way, gaseous state of an evolved gas can be represented by using an arrow pointing upward direction instead of using symbol G. The specific condition of the reaction like temperature, pressure, catalyst, etc. is written above or below the arrow in the chemical reaction. Catalyst मतलब एक तरह का species होता है जो रिएक्शन, सपोज एक पार्टिकुलर रिएक्शन 10 मिनट में कंप्लीट होगा नॉर्मल कंडीशन पे, कैटलिस्ट देने से ये कैटलिस्ट रिएक्शन में सिर्फ रिएक्शन का स्पीड बढ़ा देता है. जैसे आग लगाने के बाद उसमें अगर पेट्रोल डालो तो आग भड़क उठता है, उसी तरह कैटलिस्ट को अगर दे दिया जाता है रिएक्शन में, वो क्या करता है, रिएक्शन के स्पीड को इंक्रीज कर देता है. सो उसके ऊपर में there are 5 questions. If the reactant or product is present as a solution of water, it is represented as solution of water. अगर represent करता है तो it is present in the form of AQ. AQ लिखा जाता है. कुछ questions आपको पैराग्राफ से ही जो केस दिया रहेगा, पैसेज दिया रहेगा, उसके अंदर 1-2 questions आपको मिल जाते हैं. But in most of the cases, they applied questions are coming in most of the cases. जैसे कि यहाँ पे complete the missing variable given as x and y in the following reaction. जैसे कि सोडियम सॉलिड और वाटर लिक्विड है तो NaOH प्लस H2 आपका क्या रहेगा, वाटर है तो सोडियम वाटर के साथ अगर मिक्स करेगा तो इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो वाटर जिस प्रेजेंट है तो NaOH AQ रहेगा, एक्वस रहेगा, और हाइड्रोजन जो निकलेगा इट इज गैस. तो आपको पता है कि मेटल और वाटर अगर रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में रहता है, गैसियस फॉर्म में. और जैसे कि यहाँ पे वाटर है तो सोडियम वाटर के साथ मिक्स होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तो इट विल बी एक्वस सॉल्यूशन. तो उसको थोड़ा इस क्वेश्चंस को ये वाला जो पार्टिकुलर क्वेश्चन है ये आपको थोड़ा समझ के करना पड़ेगा. तो देयर आर 5 क्वेश्चंस ऑल टुगेदर, उसमें से आपको एनी 4 यू कैन डू. क्लियर हुआ? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट? No, sir. बाकी जो लोग No, ज्वाइन sir. किया है, Sir. ओके, समझ में आया? No, ठीक है. sir. ठीक है, ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. दिस इज वन ऑफ द डिफरेंट थिंग्स यू विल गेट दिस ईयर, assertion एंड रीजनिंग. देखो ये वाले क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये जो पार्ट है assertion और रीजनिंग, इसको आंसर करने के लिए वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है कि आपको एकदम एनसीईआरटी का जो चैप्टर्स है टर्म 1 का पूरी तरीके से हर एक टॉपिक, हर एक पार्ट पूरी तरीके से नॉलेज में रखना पड़ेगा. तभी जाके दिस assertion एंड रीजनिंग का जो पार्ट है ये आपको जो आंसर करने का बात है ये आप कर पाओगे. दिस बिकॉज दीज आर रियली कंफ्यूजिंग. देखो क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा. फर्स्ट, when you get the question of assertion and reasoning, you will get like this. In the following questions, a statement of assertion, assertion का एक statement दिया रहेगा, assertion capital A is followed by a statement of reason R. Mark the correct choice as. ये फर्स्ट पार्ट रहेगा. उसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शंस है. Both A and R are true, मतलब ए का जो स्टेटमेंट है और आर का जो स्टेटमेंट है दोनों ही करेक्ट है, और एंड
आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब ए का जो स्टेटमेंट है, आर का जो स्टेटमेंट है, दोनों करेक्ट है, और आर का जो स्टेटमेंट है इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये वाला पहला पार्ट है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ही स्टेटमेंट दे आर करेक्ट, बट जो आर का जो स्टेटमेंट है वो एक्सप्लेनेशन, ए का जो एक्सप्लेनेशन है उसको पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। थर्ड ऑप्शन, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। ए स्टेटमेंट करेक्ट है, आर फॉल्स है। लास्ट ऑप्शन, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। तो ये चार ऑप्शंस आपके पास है, इसी में से आपको चूज करना है। देखो assertion का स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। When a piece of copper metal is added to dilute sulfuric acid, the solution turns blue. ये वाला assertion का स्टेटमेंट है, मतलब कॉपर मेटल जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पे ऐड किया जाता है, देन उसका जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का हो जाता है। रीजन आर का जो स्टेटमेंट है, मतलब रीजन का जो स्टेटमेंट है, मतलब कॉपर रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो पहले मुझे क्या देखना है, पहले देखना है कि दोनों स्टेटमेंट मेरा करेक्ट है कि नहीं। देखो नॉर्मल कंडीशन पे अगर कॉपर पीस ऑफ कॉपर मेटल नॉर्मल कंडीशन पे अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को में गिराया जाता है, देन द सॉल्यूशन विल नेवर टर्न ब्लू इन कलर। बट कॉपर को अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पे रख के उसको थोड़ा हीट किया जाता है, देन इट विल फॉर्म ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो दोनों को आपको वही बात फिर से आ रहा है कि हर एक टॉपिक का थोरोली नॉलेज रखना पड़ेगा आपको, तब जाके दोनों को, बिकॉज इट क्रिएट्स कंफ्यूजन कि चारों ऑप्शंस हैं, तो चार ऑप्शंस में से आपको असर्शन का स्टेटमेंट करेक्ट है, आर का भी करेक्ट है, ये आर का जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए के लिए है कि नहीं, या ए करेक्ट है आर फॉल्स है, या ए फॉल्स है आर करेक्ट है। दोनों में से आप अगर जब सिलेक्शन करोगे तो दोनों में से सिलेक्शन के दौरान बहुत तरह का कंफ्यूजन आपका क्रिएट होगा। सो इन दैट रिगार्ड व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल असर्शन का स्टेटमेंट आपको पूरी तरीके से देख लेना है कि उसको देख के पता चल रहा है कि नहीं कि ये करेक्ट होगा या गलत होगा। अगर करेक्ट होगा, इफ इट इज करेक्ट, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, अगर हो जाता है ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाता है कि असर्शन का स्टेटमेंट, रीजन का स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट, देन आपका सी और डी वाला ऑप्शन आप ओमिट कर सकते हो, तो उसको देखने का जरूरत नहीं है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों को आपको देखना है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को आपको देखना पड़ेगा। इधर ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन बी हो सकता है, सॉरी, ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन बी हो सकता है। तो ऊपर से आपको वो भी देखना पड़ेगा कि दोनों में से अगर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आर जो पार्टिकुलर है, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इन दिस particular assertion and reasoning आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मतलब ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। तो कॉपर नॉर्मल कंडीशन पे अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा, देन द सॉल्यूशन विल नेवर टर्न ब्लू, बट इफ कॉपर रिएक्ट्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इफ इट इज रिएक्टेड, if we supply heat, then it will form blue copper sulfate solution. Next, ये वाला समझ में आया आपको? Any question in that? Any confusion? No, sir. No, sir.
हाँ, बार बार मैं एक ही बात दोहराऊंगा, टॉपिक्स पूरी तरीके से आपको समझ लेना है, देन ओनली यू कैन आंसर हर एक टॉपिक। देखो another example, metals are sonorous, रीजन क्या दिया है, they are generally brittle in the solid state, they break into pieces when hammered। तो metals are sonorous, ये आपको पता है, it is a property, physical property of metal। they are generally brittle in the solid state, they break into pieces when hammered। मतलब metals are generally hard, ये आपको पता है, they break into pieces when hammered। कॉपर का वायर अगर हथौड़ा से मारो या एल्यूमिनियम का शीट हथौड़े से मारो वो कभी टूटता नहीं है। तो इन दिस पार्टिकुलर assertion and reasoning this option is the correct answer। मतलब A is true, R is false। A is true, R is false। समझ में आया? So this type of questions आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। नीचे देखो एक्सप्लेनेशन दिया है, एक्सप्लेनेशन इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, ताकि आपको पता चल सके किस तरीके से क्यों ये पार्टिकुलर आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। आपको इन्हीं चार ऑप्शन में से ए बी सी डी, इन्हीं चार ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है। स्टेटमेंट इस तरीके का 2 स्टेटमेंट दिया रहेगा और इसी स्टेटमेंट के अनुसार आपको दोनों ही स्टेटमेंट को पढ़ के आपको आंसर करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ए बी सी और डी में। एनी क्वेश्चंस इन दैट? No, sir. No, sir. ओके, नेक्स्ट देखो लाइट से एक वाला मैंने केस स्टडी का क्वेश्चन का एग्जांपल लिया है। फॉलोइंग फिगर इलस्ट्रेट्स द रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉन्केव मिरर। द पोजीशन ऑफ द object is beyond the center of curvature of the concave mirror। on the basis of given diagram answer any 4 questions from 1 to 5। अच्छा, if the focal length of the concave mirror is 10 cm the image formed will be at a distance। so 10 सेंटीमीटर दूर आपका फोकल लेंथ है, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ है 10 cm। इमेज कहां पे फॉर्म होगा? तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम फोकल लेंथ आपका यहाँ पे है और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो आपका इमेज कहां पे फॉर्म होगा? अगर आप ध्यान से देखो, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये वाला, ये अगर फोकल लेंथ है और फोकल लेंथ का डिस्टेंस कितना है 10 cm, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आपका डिस्टेंस कितना होगा? व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द मिरर? 20 सेंटीमीटर। 20 centimeter. हाँ, 20 सेंटीमीटर होगा डिस्टेंस। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डायग्राम मेरा जो इमेज फॉर्म हुआ है वो मेरा 10 और 20 के बीच में हुआ है। तो ऑप्शन बी बिटवीन 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इन केस ऑफ ए कनकेव मिरर द इमेज डिस्टेंस इज डैश व्हेन इमेज इज formed in front of the mirror and dash when the image is formed behind the mirror। तो ये भी एक तरह का क्वेश्चन है। इट इज ऑल्सो ए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। देन इफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द गिवन फिगर इज 5 एंड द मैग्निफिकेशन इज दिस, द साइज ऑफ द इमेज इन सेंटीमीटर, आपका क्या निकलना है? तो आपको फॉर्मूला पता है, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसी को बिठा के आपको करना है। ए नेगेटिव साइन इन द मैग्निफिकेशन वैल्यू इंडिकेट दैट द इमेज इज, क्या रहता है? रियल एंड इन्वर्टेड। सो दीज आर सम क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस यहाँ पे दिया रहता है, उसमें से आपको करना पड़ेगा। सी अनदर assertion and reasoning का एग्जांपल। sunlight reaches us without dispersion in the form of white light and not as its components। सनलाइट जो हमें रिसीव होता है ये व्हाइट लाइट के फॉर्म में रिसीव होता है, ना कि उसका जो पार्ट है विबजियोर के रूप में रिसीव होता है। डिस्पर्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, बट इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ एंड हेंस वैक्यूम इज ए नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। मतलब क्या है? डिस्पर्शन जो होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वेरिएशन के कारण हमारा डिस्पर्शन होता है।
बट वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ, इट इज इंडिपेंडेंट, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए वैक्यूम इज ए नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, उसमें डिस्पर्शन नहीं होता है। तो अगर दोनों स्टेटमेंट को हम पकड़े तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारा बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट। अभी ऐसा दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है बिकॉज सनलाइट रीचेज अस इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट लाइट विदाउट एनी डिस्पर्शन, एंड डिस्पर्शन जो होता है वैक्यूम में डिस्पर्शन नहीं होता है, प्लस डिस्पर्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। और उसके बाद मुझे अगर दोनों करेक्ट हो जाता है तो मुझे देखना पड़ेगा कि रीजन जो दिया हुआ है वो असर्शन का जो स्टेटमेंट है उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे असर्शन स्टेटमेंट में मेरा दिया है कि sunlight reaches us without dispersion in the form of white light and not as its components। तो इसका एकदम लिंक किस तरीके से, sun is in the space is vacuum। तो वैक्यूम में वैक्यूम से जब लाइट ट्रेवल करेगा तो इट इज ए नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। वैक्यूम से जब लाइट ट्रेवल करता है इट इज ए नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, प्लस डिस्पर्शन डिपेंड करेगा वेवलेंथ के ऊपर, एंड स्पीड ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ। तो जो हमारा यहाँ पे असर्शन का स्टेटमेंट है ना, वो रीजन उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो ऑप्शन ए जो था हमारा, ये वाला जो ऑप्शन था हमारा, एक बार फिर से दिखा देता हूं आप लोगों को। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो वही आपका आंसर बन जाएगा इस पार्टिकुलर असर्शन और रीजनिंग के लिए। देयर मे बी आंसर्स वेयर यू कैन गेट बी ऑल्सो, जहां पे बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फिर इसके बाद ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ये भी ऑप्शन आपका रह सकता है। इट इज नॉट ए प्रॉब्लम। तो आपको पहले असर्शन का स्टेटमेंट, रीजन का स्टेटमेंट अच्छी तरीके से पढ़ना है। पढ़ के आपको वो देखना पड़ेगा कि दोनों स्टेटमेंट पहले करेक्ट है कि नहीं। अगर दोनों करेक्ट हो जाता है तो आपका ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, एंड ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, दोनों आपका मतलब एकदम ये ओमिट कर देना है। तो आपको चूज, आपके पास रह जाता है चॉइस ए और बी। तो दोनों ही करेक्ट हो जाता है। तो अगर देखा जाता है कि बी उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा है, देन ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। अगर रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन, then option number B will be the answer. So this was about assertion and reasoning. Any questions in that? कोई पार्ट समझ में नहीं आया? No, sir. No, sir. समझ में आया आपको? Yes, sir. Wait, just hold on. Yes, sir. Wait. ठीक है. So these are the parts which will be included, these are the parts which will be included here in our term 1 part, जहाँ पे 40 मार्क्स आपका MCQs रहेगा और बाकी 10 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट का रहेगा, इंटरनल असेसमेंट वाला पार्ट। तो 90 मिनट्स का एग्जाम होगा आपका, 90 मिनट्स का एग्जाम, OMR शीट बेस्ड एग्जाम, जहाँ पे फिर से OMR शीट कैसे आपका रहेगा मैं एक बार दिखा देता हूँ। होल्ड ऑन अ सेकंड। ये देखो OMR शीट कैसा रहेगा आपका, रुको एक सेकंड। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1, तो OMR आपका तो क्वेश्चन पेपर अलग से रहेगा, तो OMR शीट का जो OMR बेस्ड आंसर शीट जो रहेगा, क्या हुआ, हाँ, नंबर 1 ऐसा ऑप्शंस रहेगा। उसके साथ में आपका
सपोज क्वेश्चन में ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, तो ऐसे ए, यहाँ पे ए रहेगा, ए के नीचे जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पे 1 रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पे एक सर्कल रहेगा ए के नीचे, या एक ए छोड़ के रोमन 1 भी रह सकता है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे बी रहेगा, बी के नीचे आपका इस तरीके से एक सर्कल रहेगा, सी के नीचे आपका सर्कल रहेगा, डी के नीचे आपका सर्कल रहेगा। तो सपोज आपका आंसर बी हुआ, तो बी को आपको पूरी तरीके से शेड कर देना है। ये इंस्ट्रक्शंस रहेगा, पेंसिल से करना पड़ेगा, ब्लैक पेन या ब्लू पेन से करना पड़ेगा, सिर्फ आपको ये उस तरीके से शेड कर देना है। वही आपका 40 क्वेश्चंस उसी तरीके से रहेगा, 40 क्वेश्चंस जो कि आपको 90 मिनट्स में कवर करना है। तो 3 तरह के टाइपोलॉजीज ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। नंबर 1 सिर्फ एमसीक्यू कुछ रहेगा, फिर उसके बाद आपका आएगा देयर विल बी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिखाया, एंड देयर विल बी assertion एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। इसी से आपका टर्म 1 का सिलेबस और टर्म 1 का जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपका कंप्लीट होगा। any questions regarding this? No, sir. No, sir. ठीक No, है, sir. अरशद, सूरज, मोनिशा, No, sir. ठीक है, फाइन। सो आई होप you have get this particular part. So what we will do कि ये वाला वीडियो it will be stored। अगर आपको कुछ वगैरह confusions रहता है बाद में, you can see the video later on regarding this part, MCQ, case study and assertion based. Now the time is, as your course is over, I will start distributing the question and answers based on MCQs, case study based questions and assertion and reasoning. Chapter wise, I will send the question and answers. What you will do is a part, because you might get Oswald publications, maybe you are buying from online, it will take a bit time for coming. So in between this, we will share those MCQ based questions and assertion reasoning based questions in PDF file, and you can take a printout of those questions and answers and start practicing, as well as इनमें solutions भी रहेंगे और खुद से भी आप लोग ये practice कर पाओगे। Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, fine. So with this, I will conclude for today. And Arshad, if you have bought the EduCard, no problem. उसमें भी सेम ही है, assertion reasoning रहेगा आपका, case study based questions रहेगा आपका। टर्म 1 वाला पार्ट करना, टर्म 2 वाला नहीं करना है अभी। टर्म 2 हम लोग बाद में करेंगे। टर्म 2 का जो सिलेबस है वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको टर्म 1 के लिए प्रैक्टिस करना है, और टर्म 2 इन कोर्स ऑफ टाइम वी विल स्टार्ट द कोर्स, मतलब जो चैप्टर्स वगैरह है वी विल स्टार्ट इन कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, हाँ टर्म 1, वही टर्म 1 खरीदा है। टर्म ओसवाल का अभी टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के लिए है, नो प्रॉब्लम। टर्म 2 बाद में खरीदने से भी होगा, फॉर नाउ दैट विल बी फाइन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।